कोविड-19 की लड़ाई में आज बहुत दिनों बाद अच्छी खबर सुनने को मिली। आज पिछले दिनों के मुकाबले में 7 मौतें हुई हैं, जिनमें से 3 कीमती जानें जम्मू से ज़ाया हुई हैं और 4 कीमती जानें हमने कश्मीर से खोई हैं। जो 3 लोग जम्मू से गए हैं वो भी बहुत कीमती लोग थे, उनकी जान को भी बचाया जा सकता था, लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 में बायलैटरल निमोनिया होने के बाद अगर आप कोमॉर्बिड हैं और आप ठीक टाइम पे अस्पताल नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे भी तो ऑक्सीजन सप्लाई या किसी भी परेशानी की वजह से अगर आपको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला, ठीक टाइम पे खाना नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, तीमारदारी ठीक तरीके से नहीं हुई, तो आप क्रिटिकल से और ज्यादा क्रिटिकल होंगे और उसके बाद बचना मुश्किल है। जम्मू के वरिष्ठ वकील एडवोकेट शेख शकील, उन्होंने भी अपने परिवार का एक परिजन, दूसरा परिजन इनफैक्ट अपने परिवार से दूसरे शख्स को कोविड-19 की इस लड़ाई में खोया है। हालांकि उनके परिवार के जो पहले परिजन थे वो कोविड पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुए, लेकिन जो कोविड नुकसान कर चुका था बॉडी का, उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो सब आपके पास है। लेकिन आज शाम को आपसे बात जो है वो बात करनी है कि आखिरकार जो ये कीमती जानें ज़ाया हुई पिछले इतने दिनों में, इन कीमती जानों को भी बचाया जा सकता था। और हम जो सुबह से लेकर शाम तक जिन डॉक्टरों को लेकर हर तरह की बात करते हैं, हम तमाम लोग, जैसे मैंने कल भी कहा था, सिविल सोसाइटी की एक जिम्मेदारी है, आम लोगों की एक जिम्मेदारी है, जो राजनीतिक लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, सियासतदानों की जिम्मेदारी है, समाज के ठेकेदारों की जिम्मेदारी है, मस्जिद के मौलवियों की जिम्मेदारी है, मंदिर के पंडितों की जिम्मेदारी है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों की जिम्मेदारी है, चर्च में जो पादरी है उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि सब चीजों का ठेका आप जो है वो सब ने सब चीजों का ठेका ले रखा है। आप नेशनल टेलीविजन चैनलों के ऊपर जाएंगे जहां डिबेट इस समय कोविड को लेकर होना चाहिए, हमारे डॉक्टर्स किस तरीके से इस कोविड की लड़ाई को लड़ रहे हैं, नर्सेस का कितना अहम रोल है, पैरामेडिक्स कितना कमाल का काम कर रहे हैं, वो सब कुछ हमको सुनने को नहीं मिल रहा। हमें सुनने को वहां वो कहानी मिलती है जो कहानी हम सुनना नहीं चाहते हैं। कल एक भाई साहब, एक डॉक्टर साहब के इंटरव्यू के नीचे उनका कमेंट पढ़ा, बड़ी हैरानगी हुई मुझे। आपने जनाब आदाब क्यों कहा, आपको नमस्कार कहना चाहिए था, आप डर क्यों गए। जहनी तौर पर आप लोग बीमार हो चुके हैं, बहुत बीमार, बहुत बहुत ज्यादा बीमार। आपको एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाला हर कोविड पॉजिटिव पेशेंट, उसे कोई लेना देना नहीं कि उसका इलाज करने वाला कौन है, उसे ठीक ठाक होकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड से वापस आना है। जिनको नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल की परेशानी है, उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप एक दिन के लिए, ये जो बड़ा हौसला और बड़ा आपके जो लंग्स फूले हुए हैं, इन फूले हुए लंग्स को लेकर एक दिन के लिए आइसोलेशन वार्ड में आप ड्यूटी देने के लिए चले जाइए। करिए हौसला, पीपी किट पहनकर आप जाइए, वहां पर भाषण दीजिए नमस्कार और आदाब का। यह भाषण फेसबुक के ऊपर देने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय देश को, हमारे देश का सबसे बड़ा देशभक्त इस वक्त वो है जिसके जहन में, जिसके दिमाग में बस एक सवाल है कि मैं किस तरीके से अपनी यूनियन टेरिटरी का सबसे पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवाऊं, फिर अपने देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करवाऊं, और बात वहां तक पहुंचे कि इटली और स्पेन वाले भी ये कहें कि क्या बात है, भारत ने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। अभी भी अगर आप टेस्टिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से देखेंगे, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इटली, यूएस, स्पेन मिसाल देते हैं यहां के हेल्थ केयर की, और हेल्थ केयर के साथ साथ में जिस तरह के इंश्योरेंसेस यहां पर बुजुर्गों के पास हैं, उन इंश्योरेंस को ध्यान में रखते हुए जब आपको यह कहा जाता है कि 2 लाख लोगों ने अमेरिका में अपनी जान खोई है, तो शाबाश दीजिए अपने देश के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, विभाग को, कि अभी भी बहुत सारी जानें, बहुत बड़ी तादाद में जानें बचाने का काम कर रहे हैं। कौन सी जादू की छड़ी है, कैसे कर रहे हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ तो हो रहा है। अब इन तमाम चीजों को नेगेट करना, मुझे लगता है कि अंधा होगा जो इस वक्त ये कहेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत कुछ
कोविड-19 की लड़ाई में हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने कहा लॉकडाउन 3 महीने का किया, क्या फायदा हुआ? लॉकडाउन 3 महीने का जो किया गया, उस 3 महीने के लॉकडाउन में डॉक्टरों को मौका मिला ये समझने का, क्योंकि जिस वक्त ये कोविड-19 आया किसी की समझ में नहीं था कि क्या हम कोई जान बचा भी सकते हैं या नहीं। अगर कोई कोविड पॉजिटिव हुआ हमें उसको ट्रीट कैसे करना है। बहुत डर, बहुत खौफ आज भी है, तब भी बहुत डर और बहुत खौफ था। उन 3 महीनों में वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझा गया और आज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके पास है। उसके बाद सिवियरिटी ऑफ डिजीज है, उसके बाद कोमॉर्बिडिटीज हैं। यानी आप हिसाब लगाइए, आप जिस वक्त शराब पीते हैं, आप जिस वक्त सिगरेट पीते हैं, आप जिस वक्त नशा करते हैं, आप जिस वक्त दुनिया भर का जंक खाते हैं, उस वक्त आप एक सेकंड के लिए भी ये नहीं सोचते कि डॉक्टर बार बार कहते हैं कि आप ड्रिंकिंग कम कीजिए, आप सिगरेट मत पीजिए, डॉक्टर बार बार कहते हैं आप जंक मत खाइए। ये तमाम चीजें तो डॉक्टर आपको कहते हैं ना। जब भी कभी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर आपको कहता है जी आप फैटी चीजें मत खाइए, आप जरा तेल कम करिए, आप जरा थोड़ा सा जो आप जंक खाते हैं वो कम करिए। तमाम हिदायतें डॉक्टर आपको देता है। हम उसकी वो हिदायतें उस वक्त नहीं सुनते। उस वक्त हमारा अपना फंडा है, उस वक्त हमारा अपना फॉर्मूला है। शराब पीने वाले का अपना फॉर्मूला है। उसे घर के लोग कहते हैं कि जनाब थोड़ा कम कीजिए, वो कहता है नहीं नहीं, कोविड के लिए सबसे बड़ा बचाव शराब है। कमाल की बात है। आप डॉक्टर भी खुद हैं, आप सर्जन भी खुद हैं, तो फिर जब मेडिकल कॉलेज में आप भर्ती होते हैं, उसके बाद खुदा न खास्ता, भगवान न करे, अल्लाह न करे, वाहिगुरु न करे, अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर तमाम गालियां डॉक्टरों को। मतलब थोड़ा समझने की जरूरत है इस चीज को। डॉक्टरों की गलतियां, खामियां अपनी जगह, लेकिन हम क्या अपने आप का आंकलन करते हैं कि क्या जो रूटीन हमको फॉलो करना चाहिए, क्या जिस रूटीन को हमें फॉलो करना चाहिए हम फॉलो कर रहे हैं? और उसके बाद अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा। आपके सामने कुछ नाम लूंगा और उसके बाद सवाल। डॉक्टर एच.एस. बाली, एस कार्डियोलॉजिस्ट, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा नाम। डॉक्टर बलबीर सिंह, एस कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा नाम। डॉक्टर अशोक वैद, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। डॉक्टर समीर कौल, आप उनके बारे में, उनकी तारीफ में कोई बात करना, उन्हें छोटा करना होगा। डॉक्टर अनूप गंजू के बारे में और ज्यादा उनके बारे में बात करना। डॉक्टर रुकैया मीर, डॉक्टर नूरुद्दीन मलिक, डॉक्टर यूक उपेंद्र कौल, डॉक्टर वांगनू, डॉक्टर शफीक कूछे, डॉक्टर इरफान बांडे, डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी, और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है डॉक्टर्स की जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, और जम्मू संभाग के एक बड़ी तादाद उन डॉक्टर्स की है जो सिर्फ इस वक्त दिल्ली में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में नामी ग्रामी डॉक्टरों में माने जाते हैं। उनका एक अपना नाम, उनकी एक अपनी पहचान वहां पर है। सिर्फ भारत में नहीं, आप यूएस, इटली, स्पेन, आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, जम्मू कश्मीर की छाप आपको जरूर वहां पर मिलेगी। एक न एक डॉक्टर आपको जरूर मिलेगा जो डॉक्टर कोई कमाल का काम किसी दूसरे तीसरे देश में बैठकर कर रहा है। दिल्ली में मेदांता, फोर्टिस, मैक्स सुपर स्पेशलिटी और जितने भी वहां पर टॉप हॉस्पिटल्स हैं, आप उनमें जाइए, आपको जम्मू कश्मीर के 3-4 डॉक्टर आपको वहां पर जरूर मिलेंगे। नौजवान डॉक्टर भी मिलेंगे और वो डॉक्टर भी मिलेंगे जिन्हें एक उम्र वहां पर प्रैक्टिस करते हुए हो गई, जिनका नाम है वहां सिविल सोसाइटी में, जिनको कंसल्ट किया जाता है, जिनको प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर कंसल्ट करता है, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर कंसल्ट किया जाता है, जिनके पेपर्स को इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ा और जिनके पेपर्स को समझने की कोशिश की जाती है। ये तमाम डॉक्टर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की पैदावार हैं। ये इन्हीं कॉलेजेस से निकले हैं, एस्कॉम से ये डॉक्टर्स निकले हैं। लेकिन ये इतने बड़े बड़े नाम दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा और देश से बाहर जाकर कैसे बने? सवाल ये है क्यों गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आज भी ऑक्सीजन का प्लांट जिस कैपेसिटी का होना चाहिए उस कैपेसिटी का नहीं है? और क्यों ये तमाम डॉक्टर दुनिया के कोनों कोनों में जाकर बड़े बड़े नाम बन गए? आप डॉक्टर एच.एस. बाली का जब नाम लेते हैं तो आपको चंडीगढ़ में पता चलता है कि बहुत बड़ा नाम है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में। ये सब लोग इसी धरती की पैदावार है। ये लोग वापस क्यों नहीं आ सकते? क्या हमने वो फर्टाइल ग्राउंड इनके लिए बनाया? क्या हम प्राइवेट प्लेयर्स को जगह देने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए कि हमको यहां मेदांता, फोर्टिस, मैक्स, ये तमाम हॉस्पिटल्स हमें नॉर्थ इंडिया में टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हमें जम्मू संभाग में चाहिए? बड़ी बार एक बात
की जाती है कि भाई जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला, इस अनएम्प्लॉयमेंट के मसले को हल कैसे किया जाए। अलग अलग फॉर्मूले हैं, कोई कहता है फैक्ट्रियां खोल दो, कोई कहता है कि जनाब आप एक काम कीजिए कि आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ईडीआई के तहत लोन ले लीजिए। तो उस लोन से क्या हो रहा है, कोई क्या कहते हैं छोटा मोटा कोई दुकान खोल रहा है, कोई स्टील की दुकान खोल रहा है, कोई लोहे की दुकान खोल रहा है, कोई हैचरी खोल रहा है। तो ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स जम्मू कश्मीर के पास ह्यूमन रिसोर्स है। इस ह्यूमन रिसोर्स को दो जगह यूटिलाइज किया जा सकता है। नंबर 1, मेडिकल साइंसेस के फील्ड में आप इस ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 2, एजुकेशन के फील्ड में आप इस ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लॉय भी कर सकते हैं, यूटिलाइज भी कर सकते हैं। और नंबर 3, आप जितनी मर्जी उतनी फैक्ट्रियां लगवा लीजिए, आप देश के कोने में रहते हैं। इस कोने से अगर आपको कोई भी चीज बनाकर देश के विभिन्न भागों में भेजनी है तो रॉ मटेरियल आप यूपी से लाएंगे, चीज जम्मू में बनाएंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि ये सस्ते दामों पर दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में जाकर बिकेगी, जरा मुश्किल काम है। इसमें बहुत सारी अड़चने हैं, जिन अड़चनों को पहले दूर करना होगा। बहुत बड़ा दिल हिमाचल को दिखाना होगा, पंजाब को दिखाना होगा, हरियाणा को दिखाना होगा, 3 स्टेटों को बड़ा दिल दिखाना होगा, फिर जाके ये मुमकिन हो पाएगा कि आप यहां पर इतने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिससे आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की मार्केट्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन उससे आसान काम जम्मू कश्मीर में, आप जम्मू कश्मीर को देश का मेडिकल हब बना सकते हैं। मेडिकल हब का मतलब यह हो गया कि जब यहां से दिल्ली आप इलाज कराने के लिए जाते हैं, मेदांता में आपका पेशेंट, आपके मरीज को जब दाखिल किया जाता है, उसके बाद आपको मेदांता में रहने की इजाजत नहीं होती। और अगर आपको रहना भी है, उनके अलग से फ्लैट्स हैं, आप वहां पर रहेंगे, या आप किराए पर कोई कमरा ले लेंगे, या जेके हाउस का कोई एक कमरा लेंगे, वहां पर भी आपको रूटीन में रेंट पे करना है। ठीक है जी। जरा सोचिए, अगर मेडिकल हब जम्मू कश्मीर बनता है, मेदांता यहां पर हो, मैक्स यहां पर हो, फोर्टिस यहां पर हो, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहां पर हो, और इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में टॉप क्लास मेडिकल केयर, जम्मू कश्मीर के टॉप क्लास मेडिकल केयर मिलता हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि हिमाचल के लोग अट्रैक्ट होंगे, पंजाब के लोग अट्रैक्ट होंगे, हरियाणा के लोग अट्रैक्ट होंगे? अगर पाकिस्तान से लोग अपना इलाज कराने के लिए, बांग्लादेश से, यूरोप से, यूएस से अपने हार्ट की सर्जरी और बाईपास कराने के लिए लोग दिल्ली आ सकते हैं, तो मुझे आप बताइए, क्या यह मुमकिन नहीं है कि वही लोग जम्मू कश्मीर आए, वही लोग जम्मू आए, वही लोग कश्मीर आए? क्यों नहीं आएंगे? आएंगे और पक्का आएंगे। लेकिन क्या हम एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मेरी गुजारिश होगी, मेरी तजवीज है, सरकार चाहे ले सकती है, ना चाहे ना ले। आप पीजीआई चंडीगढ़ में आज के दिन भी जाइए, आपका पेशेंट आपसे ले लेते हैं, उसके बाद आपको कहा जाता है कि अब आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है। और हकीकत भी यही है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आपका पेशेंट जो है वो मेडिकल कॉलेज की जिम्मेदारी है। आप उसके सहन में बैठे हुए हैं, आपने वहां अपना कंबल बिछाया, आप वहां लेट गए, वो आप लेट गए हैं, वो हॉस्पिटल ने आपको नहीं कहा कि आप बाहर खड़े रहें। जिम्मेदारी वहां पर हॉस्पिटल की है। इसी तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जो पेशेंट दाखिल होता है, वो जिम्मेदारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की है। जब पेशेंट दाखिल हुआ, पेशेंट के एडमिट होने के बाद परिजनों को हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पीजीआई और बाकी जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं कंट्री के, उन इंस्टीट्यूट्स की तरह 2 टाइम पेशेंट से फोन पर बात करना या 2 टाइम पेशेंट से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। मगर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अंदर इतनी जबरदस्त नर्सिंग केयर हो कि परिजनों को यह लगे कि हमने अपने पेशेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा है, हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वहां जो नर्सिंग केयर मिलता है वो दुनिया के किसी अस्पताल में नहीं मिलता। इसीलिए मैंने कल सवाल पूछा था कि वो लोग जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम लेते हैं, वो लोग जो खुद को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का परिजन बताते हैं, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का रिश्तेदार बताते हैं, उन लोगों ने भी यहां नर्सिंग कॉलेज खोले थे। उनके अलावा बहुत सारे और नेता हैं जिन लोगों ने नर्सिंग कॉलेजेस खोले थे। आप उन नर्सिंग कॉलेजेस से ऐसी नर्सेस क्यों नहीं पैदा कर सके, ऐसी नर्सेस क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सके जो नर्सेस इस तरह की नर्सिंग केयर मेडिकल कॉलेज में दे कि आपको नारायणा भागने की जरूरत ना पड़े। पेशेंट नारायणा क्यों भाग रहा है? डॉक्टर्स के लिए नहीं भाग रहा, पेशेंट नर्सिंग केयर के लिए नारायणा भाग रहा है। जो नर्सिंग केयर उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं मिलती। आपने प्रोटोकॉल बनाया है कि 50 साल से ज्यादा, 45 साल से ज्यादा के लोग जो हैं उनके लिए आपने प्रोटोकॉल बनाया कि वो
हो सके तो घर पे ही रहें, कोविड पेशेंट्स के पास ना जाएं, कोविड पेशेंट से ना मिलें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं। लेकिन आप 52 साल, 54 साल, 56 साल, 58 साल, 60 साल की नर्स को कहते हैं कि आप जाके कोविड केयर में ड्यूटी दीजिए। मतलब आप खुद सोचिए कि कितना मुश्किल है, ये बहुत डिफिकल्ट है। ये उनसे बहुत सारे और काम लिए जा सकते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा, उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक असासा है, उस असासे का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपको यंगर नर्सेज, टैलेंटेड नर्सेज और वो नर्सेज जिनके जहन में ये हो कि हम यहां तीमारदारी के लिए हैं, हमें जो पे पैकेज मिल रहा है, हमें जो इंश्योरेंस मिल रहा है, हमें जो सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी यहां पर है, वो कोलैटरल सिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि हमें इंश्योर करना है कि जो भी पेशेंट आए, वो कितना भी सिक आए, जब वो यहां से वापस जाए तो वो डॉक्टर साहब की तारीफ करता हुआ न जाए, बल्कि वो नर्सिंग केयर की तारीफ करता हुआ यहां से बाहर निकले। और ये नामुमकिन नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो नर्सेज हैं उनमें जज्बा है काम करने का, मगर मुसीबत और परेशानी ये कि एक तो तादाद कम है, उसके बाद लीडरलेस है। आपको लीडर तो चाहिए ना, एक आइडियल तो चाहिए कि ये आइडियल है जी, इस आइडियल के अंदर आपने काम करना है। उसके बाद इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस। इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस का उससे मुराद मेरी ये है, इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस, डॉक्टर साहब आए कि नहीं आए, ये हॉस्पिटल के कैमराज बता देने चाहिए, ये हॉस्पिटल से खुद आवाज आनी चाहिए कि आज डॉक्टर साहब राउंड पे टाइम पर नहीं आए, ये पता चल जाना चाहिए। आपकी नर्सेज आपकी सबसे बड़ी हेल्प भी हैं और सबसे बड़े इन्फॉर्मर्स भी हैं। अगर आपकी नर्स सुबह 8 बजे उसकी ड्यूटी है, 7:30 बजे वो पहुंच जाती है, 8 बजे से वो ड्यूटी शुरू करती है, वो डॉक्टर साहब को जरूर ढूंढेगी। उसे मालूम होना चाहिए कि क्या डॉक्टर साहब टाइम पे आए कि नहीं आए। उसके बाद आपकी रीढ़ की हड्डी नर्सिंग ऑर्डरलीज हैं, उसके बाद पैरामेडिक्स आते हैं। जब तक इन तमाम डेफिशिएंसीज को आप एड्रेस नहीं करेंगे, और एक आइडियल सिस्टम की तो मैं तवक्का जम्मू कश्मीर में नहीं रख सकता, लेकिन आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और कश्मीर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरुआत कर सकते हैं कि एडुकेट नंबर ऑफ नर्सेज दीजिए। पेशेंट जो है वो नीचे रिसेप्शन पर, जिस समय आपने पेशेंट ले लिया, उसका स्कैन हो गया, स्कैन होने के बाद प्राइमरी लेवल पर देख लिया गया कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद एडमिट होने के बाद परिजनों को सिर्फ 2 बार पेशेंट से मिलने की इजाजत हो, लेकिन इंश्योर किया जाए कि परिजनों के दिल में यह यकीन हो, जैसा उनको मेदांता, फोर्टिस, मैक्स और बाकी हॉस्पिटल्स में होता है कि जिस वक्त उनका पेशेंट डिपॉजिट कर लिया जाता है, एडमिट कर लिया जाता है, उसके बाद परिजन कहते भी नहीं कि हमें अपने जो हमारा पेशेंट है, हमें अपने पेशेंट से मिलना है। और कई बार हादसे भी होते हैं, कई बार हादसे भी होते हैं। यानी आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने किसी रिश्तेदार को एडमिट कराया और उसके बाद डॉक्टर नीचे आकर कहते हैं वी आर सॉरी, वी हैव लॉस्ट हिम। वहां आप हंगामा नहीं कर पाते, वहां आप शोर नहीं कर पाते। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि जी यहां का बिल भरिए, 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो भी बिल बना है वो आप आराम से शांति से बिल भी पे करते हैं और आराम से वहां से निकल भी जाते हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपसे मुलाकात भी नहीं करता। टॉप डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल का होता है उसके पास आपसे मिलने का समय नहीं होता। किसने आपके पेशेंट की एंजियोग्राफी करी आपको नहीं मालूम होता, किसने आपके पेशेंट को देखा आपको नहीं मालूम होता, किसने एंजियोप्लास्टी की सिर्फ आपको नाम मालूम होता, अंदर जिस वक्त कैथ लैब में लेकर गए किसने वहां पर एंजियोग्राफी की वो आपको मालूम नहीं होता। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का निजाम है। क्या जम्मू कश्मीर में हम ऐसी शुरुआत नहीं कर सकते? क्या जम्मू कश्मीर में किसी एक हॉस्पिटल से हम ये शुरुआत इस कोविड के कहर के बीच में नहीं कर सकते कि नर्सिंग केयर इतना इफेक्टिव हो? नारायणा आज मिसाल है नर्सिंग केयर के मामले में। हालांकि नारायणा को लेकर भी लोग शिकायतें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी वहां पर भी ठीक तरीके से हमें देखा नहीं जा रहा। मामला यह है कि जब तक आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्शंस मल्टीपल ना हो तब तक बात बनेगी नहीं। जब आपके पास 10-12 ऑप्शन हैं तो आपको परेशानी कम है, लेकिन जब आपके पास लिमिटेड ऑप्शन है कि या तो नारायणा जाना है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में या सीडी हॉस्पिटल में या गांधीनगर हॉस्पिटल में, तो आप जाएंगे कहां? और अब तो हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि डोडा से पेशेंट श्रीनगर जा रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर जा रहे हैं। डोडा से पेशेंट जो है वो शिफ्ट किए जा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्रीनगर, शिफ्ट किए जा रहे हैं एसएमएचएस श्रीनगर। क्यों? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है एपिसेंटर है तमाम चीजों का। इसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट अगर इस वक्त टॉप क्लास हॉस्पिटल्स जो है कंट्री के रन कर रहे हैं, तो इसी मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट, रजिस्ट्रार, कंसल्टेंट,
क्या उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक एग्जाम्पलरी किस्म का मेडिकल केयर सेंटर जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज को बना सकें? बिल्कुल बनाया जा सकता है, मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको एक तो समय निकालना होगा, दूसरा चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं उनको मल्टीफोल्ड करना होगा। यानी अगर आज चेक्स एंड बैलेंसेस 1 फोल्ड है, 2 फोल्ड है, 3 फोल्ड करना होगा। तीसरा, ठेकेदार कम करने होंगे। ठेकेदार कम करने का मतलब यह हो गया कि आपने सुपर अथॉरिटीज बना के रखी हैं। ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज का निजाम चलाने के लिए कुछ लोग हैं, आपने 2-4 लोग और रख लिए हुए हैं। इनडिसिप्लिन होता है इससे। इस इनडिसिप्लिन के चलते भी चीजें ठीक तरीके से नहीं चलती। तो इसलिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को इस कोविड के कहर के बीच में जिन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, उन परेशानियों से बाहर निकालने का काम चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम, फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डॉक्टर नसीब चड्डीगरा और बाकी सारी टीम लगी हुई है, वो सब ये काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस जम्मू कश्मीर में हैं, इन नर्सिंग कॉलेजेस की रेगुलर इंस्पेक्शंस हो, इन नर्सिंग कॉलेजेस को और टाइट किया जाए, इतना टाइट किया जाए इन नर्सिंग कॉलेजेस को कि मुमकिन ना हो पाए कि ये किसी को तब तक डिप्लोमा दे या डिग्री दे जब तक वाकई ये सिखाते नहीं उन नर्सिंग कॉलेजेस में कि किस जज्बे के साथ आपने एक वार्ड के अंदर काम करना है। आप वार्ड के अंदर नर्स नहीं है, आप वार्ड के अंदर उस वार्ड के मालिक हैं। आप उस वार्ड के अंदर जितने भी पेशेंट हैं उन पेशेंटों के आप निगहबान हैं। आपकी नजरों में वो तमाम पेशेंट हैं। ये सब कुछ इंश्योर करना, और ये करेक्शनल मेजर्स हैं। इसीलिए चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने गलत नहीं कहा था। उन्होंने कहा था क्लचेस पे सारा सिस्टम था, क्लचेस पे सारा सिस्टम था। ये बदलाव लाने की जरूरत है। उसके बाद एक और बदलाव लाने की जरूरत है कि अस्पतालों के अंदर दुकानदारी चल रही है, इस दुकानदारी को बंद करने की जरूरत है। इफेक्टिवली इस दुकानदारी को बंद करने की जरूरत है। और यह दुकानदारी तब बंद होगी जब हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल कमिश्नर 5 साल के लिए एक ही आदमी रहेगा। जब जम्मू कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी कम से कम 6 से 10 साल के लिए एक ही आदमी रहेगा और उनके जिम्मे 3 काम किए जाएंगे कि आपने पावर, आपने PWD और आपने हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बीमारियों से बिल्कुल दूर करना है और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम को पूरी कंट्री के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के लिए मिसाली बनाना है। यह तब जाके पॉसिबल होगा। यह सोचना कि ठीक है जी अभी काम शुरू हो गया, थोड़ा बहुत काम चलता है, आप आदमी बदल देते हैं, जो ही आप आदमी बदल देते हैं वो काम वहीं पर रुक जाता है, उसके बाद वो काम आगे बढ़ता नहीं। तो जिसके जिम्मे जो काम आपने किया है, अकाउंटेबिलिटी हो, टाइम फ्रेम उसके पास पूरे का पूरा हो और उसके बाद रेगुलर काम हो। और कोशिश करिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू नर्सिंग केयर का, मेडिकेयर का बेस्ट हॉस्पिटल बने और डाइवर्सिफिकेशन हो बाजाब्ता कि जो इमरजेंसी के केसेस हैं वो कहां कैसे डील किए जाएंगे, जो नॉन इमरजेंट केसेस हैं उनको कहां डील किया जाएगा। किसी एक हॉस्पिटल से आपको शुरुआत करनी होगी जिसको आपको सरकारी अस्पताल को मिसाली अस्पताल बनाना होगा कि PGI की तरह एक आदमी आए, अपने परिजन को आपके हॉस्पिटल में एडमिट करे और फिर बेफिक्र होकर घर जाकर सो जाए कि जनाब मैंने अपने परिजन को जहां एडमिट किया है वहां बहुत बेहतरीन नर्सिंग केयर है, वहां बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स का, वहां बहुत बेहतरीन कंसल्टेंट्स हैं, वहां डॉक्टर्स रेगुलर राउंड करते हैं, बहुत साफ सफाई है, हर आदमी अपना काम ईमानदारी के साथ करता है। मुझे अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यकीन मानिए जम्मू कश्मीर के लोग बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस रखने वाले, बहुत ज्यादा शरीफो नफ्स लोग हैं। बस जरूरत अगर है तो सिस्टम के में ऐसे लोगों की जरूरत है जो इस चीज को समझें और वो करेक्टिव मेजर्स लें जिससे आने वाले वक्त में इतना इफेक्टिव निजाम तैयार हो कि अगर इससे बड़ी महामारी भी आए तो हमें परेशान होने की जरूरत ना पड़े।